को ये खतरा नजर आ रहा है कि इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है पुतिन शाही यहाँ भी लागू हो जाएगी, जिस तरीके का सिस्टम रूस के अंदर है। तो यहाँ भी कुछ लोग पुतिन बनना चाहते हैं, जिस पर मैंने 2014, 15, 16 में अपनी सरकार के समय में बहुत गहनता से काम किया। कभी कभी मैं देखता हूँ कि धामी जी उसकी नकल कर लेते हैं, अच्छा लगता है मुझे। संविधान भी मुझे खतरे में लगता है, इसीलिए 400 पार का नारा है। आज पलायन जो है बहुत गंभीर समस्या बन करके उत्तराखंड की उभरा है। तो इसका अर्थ है भाजपा के पास उत्तराखंड की और उत्तराखंडियत की कोई समझ नहीं है, और उनको 1100 रुपया मुआवजे के तौर पर दिया प्रति बीघा सरकार ने, तो अपमानकारी। वो भी चुनिंदा लोगों को, जिनको भाजपा के लोगों ने सिफारिश कर दी, उन्हीं को देने का काम। रोजगार है नहीं, किसान त्रस्त है, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। नमस्कार, मैं राकेश खंडूरी अमरउजाला.com से। हम आज आए हैं हरीश रावत जी के आवास पर। हरीश रावत जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे पांचों लोकसभा सीट पर कांग्रेस की रणनीति को लेकर। साथ में बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट की, जहां उनके बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं। रावत जी, हमारा पहला प्रश्न आपसे यह है कि पूरे प्रचार की बागडोर आप संभाल रहे हैं, खासतौर पर हरिद्वार लोकसभा सीट पे, तो आप लोगों का ये प्रश्न भी है, लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं है, और क्या हरीश रावत ने अभी तय कर लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपने बड़ा गहरा सवाल किया है। अक्टूबर में, पिछले अक्टूबर में जी, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, उसके बाद शारीरिक स्थिति में अचानक बहुत गिरावट आई, और मैं उस शारीरिक स्थिति की गिरावट के साथ चुनाव अभियान एक उम्मीदवार के रूप में नहीं चला सकता था। इसलिए, मगर सप्लीमेंट कर सकता हूं किसी के भी एफर्ट को, तो उस रूप में उतनी क्षमता मुझ में है, आज भी है। अब देखो कितना इम्प्रूवमेंट होता है, और मुझे स्वयं आश्चर्य है इस बात का कि इस 8-10 दिन के इंटेंस कंपेनिंग के बावजूद जो है मैं अपने को बड़ा तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या है। जो भाग्य में होगा वो निर्धारित होगा। कांग्रेस के भीतर ये बड़ी चर्चा है कि अगर हरीश रावत मैदान में होते तो बात कुछ और होती, तो आप कैसा महसूस करते हैं इस बात को? हाँ, ये प्रारंभ में ये चर्चा थी, लेकिन अब उम्मीदवार को देखने के बाद हरिद्वार के, और जिस तरीके से उनकी बात लोग सुन रहे हैं, और जिस तरीके का उन्होंने एक आर्थिक सामाजिक विकास का एजेंडा हरिद्वार के लोगों के सामने रखा है, किसी दूसरे उम्मीदवार ने नहीं रखा है। उन्होंने एक 72 सूत्री एजेंडा रखा है। तो उसके बाद लोग अब ये कह रहे नहीं, ये हरीश रावत के एक अच्छे रिप्लेसमेंट ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे भविष्य। मतलब आपके बगैर अगर वीरेंद्र रावत के बारे में बात करें, तो आपके बगैर वो कितने क्षमतावान है? उस क्षमता का बहुत कुछ आभास उन्होंने हरिद्वार के लोगों को दे दिया है। वो अपना रोज का चुनाव अभियान स्वयं संचालित कर रहे हैं। शुरू में 1-2 दिन में रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके तौर तरीके, उनके बात करने के, तो एक परिपक्व नेता की झलक उनमें लगी। मैंने उस रूप में देखा, तो वो एक पिता के एफर्ट्स को, मेरे राजनीतिक प्रयासों को सपोर्ट करते थे। मतलब लोगों से मेरे संपर्क को, लोग सवाल जो आते थे, लोगों की समस्याएं आती थी, उनमें वो लगातार 15 साल से हरिद्वार में मेरे साथ जुड़े हुए थे, और 25 साल से कांग्रेस के राजनीतिक जीवन में थे, मगर हमेशा एक पृष्ठभूमि में रहे। और अचानक जब वो आगे आए, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, तो मैं भी थोड़ा प्रारंभ में चिंतित था, लेकिन जब मैंने 2-3 दिन देखा, तो मुझे लगा नहीं, अब ये स्वयं अपने चुनाव प्रचार का संचालन कर सकते हैं, और एक बार हरिद्वार का चुनाव उड़ जाए तो इसका प्रभाव 5 सीटों पर पड़ता है। 2009 में जब चमत्कारिक रूप से हरिद्वार के लोगों ने मेरा साथ देना शुरू किया, और लोगों ने उमड़ना शुरू किया हमारी सभाओं में, तो उसका प्रभाव उत्तराखंड के शेष निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ा। इस बार भी हम उसी स्ट्रेटेजी को
अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं हरिद्वार में ज़्यादा समय को ये खतरा नज़र आ रहा है कि इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है पुतिनशाही यहाँ भी लागू हो जाएगी, जिस तरीके का सिस्टम रूस के अंदर है, जो खरगे साहब ने यहाँ कहा भी कि जिस तरीके से रूस में चुनाव नहीं होते, केवल पुतिन ही पुतिन दिखाई देते हैं, तो यहाँ भी कुछ लोग पुतिन बनना चाहते हैं, तो ये खतरा है आज। और उस खतरे में एक बड़ा बाधक जो है संविधान और सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए संविधान भी मुझे खतरे में लगता है, इसीलिए 400 पार का नारा है। सवाल है, प्रचार जैसे डिजिटल माध्यम से का दौर में चल रहा है और इस दौर में आप आज भी हरिद्वार में देखा जाए तो काफी पद यात्रा कर रहे हैं, इसके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की वो है नहीं, मीडिया में बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। अब सोशल मीडिया में ट्रोलर्स की इतनी भरमार कर दी है बीजेपी ने, जो दूसरा माध्यम था, एक माध्यम को तो एक तरीके से प्रभावित कर दिया सत्ता के तरीके से, और दूसरे माध्यम को ट्रोलर्स के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से हाईजैक कर दिया है। तो हमारे पास उसका एक ही तोड़ है कि सीधे हम जनता के बीच में जाएं, ज़्यादा अपना संपर्क अभियान चलाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और इसके जरिए मैं और उम्मीदवारों को भी अपने संदेश दे रहा हूं कि आप जनता के बीच में ज़्यादा देर सीधे जाओ, सीधे संवाद करो। अच्छा, आमतौर पे पार्टी के प्रदेश जो आपके स्टार प्रचारक हैं, वो चेहरे का इस्तेमाल करती है चुनाव में, आमतौर पर भाजपा स्टार प्रचारक, और आप अन्य सीटों पर भी जाएंगे, आप पार्टी के एक स्टार प्रचारक भी हैं, पर लेकिन अभी तक देखा जाए तो हरिद्वार में जैसे आपके अल्मोड़ा में साथी हैं प्रदीप टमटा जी, वो चाह रहे हैं कि भाई हरीश रावत जी एक बार जरूर यहाँ पे आए, तो क्या आप वहाँ पे भी अन्य सीटों पे प्रचार के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। मैं हरिद्वार के प्रचार को एक बार धार दे करके मैं फिर जाऊंगा, मैं समय निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में बेटी अनुपमा स्थापित हो गई, उन्होंने चुनाव जीता। अब बेटे की बारी है, बेटा लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अब आपने अपनी जो राजनीतिक विरासत है बच्चों को सौंप दी है? देखिए, विरासत तो मेरे साथियों में किसी में समता होगी, जो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत से जुड़े हुए सवालों को राष्ट्रीय सवालों के परिप्रेक्ष्य में उठा सकने की जिनमें क्षमता होगी और उसका समाधान निकालने की जिनमें क्षमता होगी, वही बन पाएंगे। क्योंकि मैंने राज्य आंदोलन का क्यों राज्य चाहता उत्तराखंड, उसका गंभीरता से अध्ययन किया, उसके आधार पर एक सोच बिल्ड की, जिस पर मैंने 2014, 15, 16 में अपनी सरकार के समय में बहुत गहनता से काम किया। तो उस सोच को आज मारा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में। कभी कभी मैं देखता हूँ कि धामी जी उसकी नकल कर लेते हैं, अच्छा लगता है मुझे, और बाकी जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से मारा जा रहा है या हाईजैक किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। जैसे मोदी जी ने, हमने टोपी तय की उत्तराखंड के, शीर्ष कौन सी टोपी होगी, तो अब मोदी जी उसको धारण करके जो है उसको अपने प्रतीक के रूप में गाड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारी। मतलब आपका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो आपने उठाए या आपके समय पे आपके जो विजन में थे, आपने जो विजन तैयार किया था, वो एक तरह से हाईजैक हो गया है। हमारा जो उत्तराखंडियत का एजेंडा है, नहीं वो हाईजैक नहीं हुआ, कुछ बिंदुओं को हाईजैक कर लिया गया। जब तक आप उत्तराखंडीय की समग्र समझ अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तो आप नहीं उसको पूरे एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकते हैं। भाजपा में वो समझ है ही नहीं। वो समझ होती तो जो हमने पलायन को रोकने के लिए पहले प्रारंभ की अपने 3 साल के अंदर, उन पहलुओं को नहीं मारती। आज पलायन जो है बहुत गंभीर समस्या बन करके उत्तराखंड की उभरा है। तो इसका अर्थ है भाजपा के पास उत्तराखंड की और उत्तराखंडियत की कोई समझ नहीं है। और हमारी जो उत्तराखंडियत है वो एक समस्त जो है सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और हेरिटेज, कुछ भी कह लीजिए उसको, इन्वायरमेंटल, पूरा एक कॉम्पैक्ट आइडिया है। उस कॉम्पैक्ट आइडिया पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, तो आप ये छोटे मोटे टुकड़े जो नकल में वो उठा ले रहे हैं, तो ये नकलची तो हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप उत्तराखंडी और उत्तराखंड के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर सकते। और जो मेरी उत्तराखंडियत है
वो नारसन से लेकर के भटवाड़ी तक की है, वो जसपुर से लेकर के मुंशारी तक की है, उसमें सब सब चीजें समावेशित। हमारा अगला प्रश्न सर हरिद्वार लोकसभा सीट से संबंधित है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पक्ष में ऐसा क्या है जिसके लिए जिससे प्रभावित होकर मतदाता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें? देखिए, वहां किसानों का बड़ा उत्पीड़न हुआ है और अपमान भी हुआ है। इतनी बड़ी दैवीय आपदा आई, उस दैवीय आपदा में किसानों के खेत डूब गए, गन्ना, धान, चरी सब बर्बाद हो गई और उनको 1100 रुपया मुआवजे के तौर पर दिया प्रति बीघा सरकार ने। तो अपमानकारी, वो भी चुनिंदा लोगों को, जिनको भाजपा के लोगों ने सिफारिश कर दी, उन्हीं को देने का काम किया। तो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। गन्ने किसान अन्याय किया पूरी तरीके से, बड़ा धनराशि बकाया है वहां लोगों की। अच्छा, आप जो है किसानों का काम नहीं करते, बेरोजगारी चरम पर है। हरिद्वार को कांग्रेस के समय में बहुत रोजगार मिला, सिटकुलू में और दूसरी जगह नौकरी मिल गई, सरकारी विभागों में भी नौकरी मिल गई। 32,000 लोगों को तो मेरे इस कार्यकाल में जो है नियुक्तियां मिली। उनमें से हरिद्वार की बड़ी संख्या थी, विशेष तौर पर पुलिस में लड़कियों की जो हमने भर्ती की 1000, उनमें मेजोरिटी जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर के थे, क्योंकि स्पृश्य थी वो लड़कियां, जो है वो ज्यादा फायदा उठाया। तो अब वो सूख गया बिल्कुल, भर्तियां सरकारी भर्तियां है नहीं, जो प्राइवेट उद्योग थे वो बंद हो रहे हैं। तो बेरोजगारी का दंश हरिद्वार बहुत गंभीरता से महसूस कर रहा है, इसलिए बेरोजगारी भी एक समस्या के रूप में उभर करके आ रही है। वहां विकास जर्जर हो गया। हमारे समय में चमकती हुई सड़कें थी, आज गांव-गांव के अंदर जाइए आप, सड़कों की बड़ी बुरी पोजीशन है। ये आंतरिक सड़कें तो बड़ी बुरी हालत में है, केवल जरा सा नेशनल हाईवे ठीक दिखाई देती है, बाकी सारी जो है जर्जर हालत के अंदर है। तो लोग विकास को जर्जर अवस्था में देख रहे हैं, रोजगार है नहीं, किसान त्रस्त है, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, और ये सारे बिंदु हैं जो हरिद्वार के मानस को, मतदाता के मानस को मथ रहे हैं। रावत जी, आपने भी कहा जैसा कि 2009 में जैसे था कि कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, लेकिन बीते 10 सालों से एक लंबा समय हो गया, 2 लोकसभा चुनाव हो गए, 14 और 19 के, कांग्रेस कुछ भी हासिल नहीं कर पाई थी। तो इस चुनाव में कैसे कांग्रेस क्या चीज रखेगी सामने कि लोग फिर उसी मूड पे लौटें, या कांग्रेस को फिर आत्मसात कर लें, या कांग्रेस आपकी बातों को फिर मान जाए? देखिए, 2014 का चुनाव एक असाधारण स्थितियों का चुनाव था। एक तो हमारे खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बिल्ट हो गई थी, और दूसरी तरफ एक गुजरात मॉडल को लेकर के आए, और उस गुजरात मॉडल के नायक ने देश के लोगों से कहा हर खाते में 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, भ्रष्टाचार की समाप्ति, काले धन की समाप्ति, किसानों की आमदनी दुगनी, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब एक ऐसा एजेंडा दिया जिस एजेंडे का तोड़ हम तत्कालिक रूप से नहीं निकाल सके, नहीं। और 2019 में उन्होंने अपना एजेंडा पूरी तरीके से बदल दिया, 2014 की इश्यूज को अलग रख दिया और उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात स्टार्ट कर दी। कहा कि मैं शमशान घाट और कब्रिस्तान, भाई कांग्रेस कब्रिस्तान पर ध्यान देती है, शमशान घाटों के लिए भी कांग्रेस ने कुछ किया, और ईद और दिवाली में किसमें ज्यादा बिजली मिलती है, कम बिजली मिलती है, मतलब ये ऐसा प्रश्न था जिसके जरिए उन्होंने सांप्रदायिकता के एजेंडे को पुशअप किया। और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो हवा चलती है वो हवा उत्तराखंड को भी प्रभावित करती है। तो जैसे 2017 के विधानसभा चुनाव में हम जीतते जीतते हार गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त ध्रुवीकरण प्रारंभ हुआ। 2022 में भी वही स्थिति आई, तो नहीं तो 2022 में हमको मीडिया तक 45 सीटें दे रहा था। तो ये स्थितियां हैं, ये असाधारण स्थितियों के चुनाव थे ये, मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस अपना जमीनी वोट आधार बना करके रखने में सफल हुई। उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को बहुत बधाई देता हूं।
नहीं, इस चुनाव में राव जी आप नहीं देख रहे हैं कि पूरे देश में, उत्तराखंड में भी है, बहुत करीबी मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, ये सब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं कि कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई, या इन लोगों को अब लगता है कि नहीं, भविष्य है ही नहीं? देखिए, एक तो फैक्ट है कि केंद्र सरकार ने अपना एजेंडा बना लिया है। जब सरकार का एक लक्ष्य ये हो कि विपक्ष को तोड़ना है, और विपक्ष में कांग्रेस निश्चित तौर पर प्रमुख विपक्षी दल है, नंबर वन। दूसरा, हम लंबे समय तक सत्ता में रहे, कुछ न कुछ चीजें ढूंढने को मिल जाती हैं, और उनको आधार बना करके कुछ लोगों के खिलाफ पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आदि के केस गढ़े गए, और फिर उनके ऊपर दबाव पैदा किया गया। कुछ लोगों को, जिनको 2 दिन पहले तो महापात की महाभ्रष्ट बता रहे थे, महाराष्ट्र के लोग, अजीत पवार आदि को, वो 2 दिन बाद बिल्कुल साफ सुथरे हो गए, धवल हो गए, और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए गठबंधन की सरकार में। तो ये एक एजेंडा बना करके प्रधानमंत्री, और उसमें एजेंसियों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया सत्तारूढ़ दल ने। तीसरी बात यह है कि धन शक्ति का उपयोग हो रहा है। इस समय हरिद्वार के अंदर यह है कि 10 करोड़ लो और भाजपा में सम्मिलित हो। जिन लोगों को हमने राज्य मंत्री का दर्जा दिया या कुछ और दर्जा दिया, तो उनकी उपयोगिता को आंक करके भाजपा जो है, जो 5 करोड़ के लायक है 5 करोड़ दे रही है, जो 10 करोड़ के लायक है 10 करोड़ दे रही है, और एक लिस्ट बना रखी है उन्होंने। तो ये धन शक्ति का भी उपयोग कर रहे हैं। तो सत्ता शक्ति, धन शक्ति और एजेंसीज की शक्ति सब मिला करके ये इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, और ये पूरे देश में किया जा रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। अब देश की जनता को विचार करना है कि वो लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष चाहते हैं, या जो है विपक्ष विहीन जो है लोकतंत्र चाहते हैं, जैसा भाजपा बनाना चाहती है। इस बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर नया प्रयोग किया। उसने 5 सीटों में से 4 सीटों पर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस ने अब नई पीढ़ी को कमान सौंपने की तैयारी कर दी है? स्वाभाविक रूप से, और उत्तराखंड में तो हम पहले से करते आए हैं। अब 2002 के हमारे उम्मीदवारों को देखिए, तो उसमें हमने बहुत नए चेहरों को, जो म्युनिसिपल बोर्ड के मेंबर्स थे, उनको हम लेकर गए। यंग लड़के थे, 26-27 साल के, और आज वो कांग्रेस की मजबूत दीवार है। तो इस बार भी, इस चुनाव में भी वीरेंद्र रावत, प्रकाश जोशी और गणेश गोयल जी को भी आप उसी में लगाइए, वो हैं। और प्रदीप टमटा और मुनशौरा जी शालीनता, मानवता और उत्तराखंडियत के प्रतीक के रूप में है, जैसा उत्तराखंड है। तो हमने एक समन्वय हमारी लीडरशिप ने उम्मीदवारों के चयन में दिखाया है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहिए। हालांकि जो भाजपा है वो इसको भी एक इशू बना रही थी। उसने कहा कि उनके कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है वो टिकट लेने से, वो चुनाव लड़ने से हिचक रही है, इसलिए जो है वो दावेदारी नहीं कर रही है टिकट की। जब चुनौती आई, भाजपा ने अपने माल को वापस ले गए, तो जो है गणेश गोयल जी ने कहा, हाँ मैं चुनौती को ग्रहण करता हूँ। मैंने अपने पुत्र को कहा, मैंने कहा भाई मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूँ, यदि आप विचार करें तो मेरे पुत्र जो है उस चुनौती को लेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते। और हाँ, 2 और हमारे नेतागण हैं, एक सीएलपी लीडर हैं, एक पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ये तय किया, और ठीक तय किया, कि आखिर कैंपेन को मैनेज करने का काम कौन करेगा। वो मैनेज कर रहे हैं इस समय, सब जगह जाके घूम करके प्रचार को धार देने का काम कर रहे हैं। तो गणेश गोयल जी, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, सब जो है किसी न किसी रूप में अब प्रीतम है, वो उनकी हमारे सारे राज्य के अंदर चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका है, इसलिए वो स्टार प्रचारक के रूप में टिहरी इत्यादि हुआ है। तो ये 3 लोग, श्री प्रीतम सिंह, करण मेहरा, यशपाल आर्या, हमारे राज्य के अंदर 5 सीटें जीते कांग्रेस, उसको सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे हैं। और स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा अच्छा ठोस निर्णय रहा, जिसके कारण जो है अचानक प्रारंभ में मीडिया ये कह रहा था वॉक ओवर,
हमने संघर्ष में बदल दिया उसको। अब टिहरी बल्कि पौड़ी की सीट तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की झोली में दिखाई दे रही है। हरिद्वार के अंदर जबरदस्त टक्कर है और दूसरी सीटों में भी हम बिल्कुल टक्कर में आ रहे हैं, दे रहे हैं। और भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है, इसीलिए भाजपा अपनी ओल्ड टैक्टिस की पार्टी को तोड़ो, पैसा दे के तोड़ो, कैसे ही तोड़ो, सब में लगी। अब धन और सत्ता बल का उपयोग कर रही है। भाजपा एक बात भी कह रही है चुनाव में कि प्रदेश की जनता जो है पीएम मोदी के जादुई व्यक्तित्व की मुरीद है। आपको क्या लगता है कि क्या इस चुनाव में मोदी मैजिक से निपटने के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है? वो जादू कुछ समय तक चलता है ना, फिर जादूगर की जो है हकीकत मालूम हो जाती है। तो अब उस जादूगर के चोगे के नीचे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वैमनस्य है, भ्रष्टाचार है, वो कई चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं। जैसे ही जो है उनका किसान विरोधी खंजर, मजदूर विरोधी खंजर सब दिखाई दे रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भैया हम गलत मोहपास में फंस गए। आप देखिएगा ये चुनाव के अंदर उत्तराखंड पूरी तरीके से मोदी जी के मोहपास से बाहर आए। तो ये हमारी लंबी बातचीत हुई है हरीश रावत जी के साथ। तो देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।